कस्बा था जहां मोनू अपनी बीवी सुनीता और अपने बेटे लक्ष्मण के साथ रहता था। मोनू अपने अब्बू के छोड़े हुए ढाबे को संभालने का काम किया करता था। उसी कस्बे में सुरेश नाम का आदमी भी रहता था जो अपनी बीवी सुषमा के साथ अपना ढाबा चलाता था। आज भी हमारे ढाबे पर खाना खाने कोई नहीं आया। आज भी कोई हमारे ढाबे पर खाने नहीं आया। सब उस सुरेश के ढाबे पर खाना खाने के लिए जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लक्ष्मण का दाखिला अच्छे स्कूल में नहीं कर पाएंगे। फिक्र मत कीजिए, आप बस मन लगाकर काम कीजिए। मैंने सुना है मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सुनीता मोनू से बात करके घर जाने लगती है। घर जाते वक्त सुनीता को सुषमा मिल जाती है। अरे सुनीता, कैसी हो तुम? और मोनू भाई साहब का ढाबा कैसा चल रहा है? अभी क्या बताऊं सुषमा, हमारे ढाबे पर तो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। सब तुम्हारे और सुरेश भाई के ढाबे पर ही खाना खाने जाते हैं। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। मुझे लगता है भाई साहब को ढाबा छोड़कर कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए। उनके पिताजी जब ढाबा चलाते थे तो पूरा कस्बा उनके यहाँ ही खाना खाता था। मगर शायद मोनू भाई से ढाबा चल नहीं रहा है। खैर चलो, मैं चलती हूँ। सुनीता, किसी और दिन मिलकर बातें करेंगे, ठीक है? ये कहकर सुषमा अपने घर की तरफ निकल जाती है। रात का वक्त हो जाता है और मोनू अपने ढाबे से घर लौट आता है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? अब क्या बताओ भाग्यवान, ढाबे में कोई कमाई नहीं हो रही है और हमें लक्ष्मण को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाना है। सोच रहा हूँ कि ढाबे को बेचकर कई और मजदूरी कर दूँ। ढाबे को बेचने से मैं अपने लक्ष्मण का दाखिला करा दूंगा और मजदूरी से अपना रोजाना का खर्च चलता रहेगा। मगर ये ढाबा अब्बू जान की आखिरी निशानी है। अब क्या कर सकते हैं भाग्यवान, ढाबे को बेचना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन ये जरूरी है। कल सुबह ही जाकर मैं ढाबा किसी को बेच दूंगा। ये कहकर मोनू खाना खाकर सो जाता है। उसे एक अजीब ख्वाब आता है जिसमें वो देखता है कि उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं। मोनू, ओ मोनू, अब्बू, अब्बू, आप मुझे बहुत याद आते हैं। अब्बू, मुझे माफ कर देना, मैं आपका छोड़ा हुआ ढाबा नहीं चला पा रहा हूँ। बेटा, नाराज क्यों होते हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने जाने से पहले एक उड़ने वाले ढाबे की तरकीब लगाई थी, जो मैंने अपने घर के पीछे एक संदूक में गाड़ कर रखी है और उसे बनाने के लिए कुछ पैसे भी रखे हैं। मैं तो उसे कभी बना नहीं पाया, मगर तुम उस उड़ने वाले ढाबे को बनाकर मेरा अधूरा काम पूरा कर दो। चलो बेटा, मैं चलता हूँ, मेरे जाने का वक्त हो गया है। तुम्हारी अम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी, उसे आज भी इंतजार करना पसंद नहीं है। अब्बू रुकिए, मुझे आपसे और कई सारी बातें करनी है। मोनू की नींद खुल जाती है। वो घर के पीछे खुदाई करने लगता है। वहाँ उसे एक बक्सा मिलता है। उस बक्से को जब वो खोलता है तो उसमें उसे उड़ने वाले ढाबे को कैसे बनाना है उसकी तरकीब लिखी होती है और उसे बनाने के लिए कुछ पैसे भी होते हैं। मोनू और सुनीता दोनों ही उड़ने वाला ढाबा बनाना शुरू कर देते हैं। अब्बू जान, आप और अम्मी ये क्या बना रहे हो? बेटा, हम उड़ने वाला ढाबा बना रहे हैं जिससे लोग आसमान में भी खाना खा सकेंगे और जिससे लोग हमारे ढाबे पर रोज आएंगे। फिर हम तुम्हारा दाखिला एक अच्छे मदरसे में करा देंगे। थोड़े ही दिनों में मोनू उड़ने वाला ढाबा बना लेता है जिसकी तारें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जुड़ी होती हैं। अरे ये क्या है, उड़न खटोला ढाबा? जी हाँ, ये ढाबा आसमान में उड़ता है जिससे कि ग्राहक खाने के साथ साथ आसमान की सैर भी कर सकते हैं। ऐसा है तो मैं इस ढाबे में खाना खाना चाहता हूँ। जैसे ही वो ग्राहक खाना खाने के लिए आता है, सुनीता ढाबे को उड़ाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे ढाबा आसमान में उड़ने लगता है।
ये ढाबा तो सच में उड़ रहा है। वाह, मैंने अपने जिंदगी में कभी इस तरीके से खाना नहीं खाया। धीरे धीरे पूरे कस्बे में उड़ने वाले ढाबे के बारे में बातें होने लगती हैं। सभी कस्बे वाले मोनू के उड़न खटोले ढाबे में खाना खाने के लिए आते हैं। थोड़े ही दिन बाद मोनू लक्ष्मण का भी अच्छे मदरसे में दाखिला करा देता है। दूसरी ओर सुषमा और सुरेश के ढाबे पर लोगों का आना कम हो जाता है। जब से उड़ने वाला ढाबा मोनू ने चलाया है, तब से हमारे ढाबे पर लोग खाना खाने आ ही नहीं रहे हैं। मैंने सुना है उसने अपने बेटे लक्ष्मण का दाखिला भी अच्छे स्कूल में करा दिया है। कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो हम कंगाल हो जाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है। मैंने ये भी सुना है कि इसका उड़ने वाला ढाबा किसी चाबी से चलता है। सुषमा, मेरे पास एक तरकीब है, जैसा मैं कहता हूँ वैसे करना। सुरेश सुषमा को सारी योजना बता देता है। थोड़ी वक्त बाद रात के वक्त जब मोनू और सुनीता दोनों ही घर पर रहते हैं, सुषमा सुनीता से मिलने आती है और उड़न खटोला ढाबे की चाबी वही टेबल पर रखी होती है। और सुनीता, मैंने सुना है कि तुम्हारा उड़ने वाला ढाबा काफी अच्छा चलने लगा है और तुमने अपने बेटे लक्ष्मण का दाखिला भी अच्छे मदरसे में करा दिया है। हाँ, ये सब ऊपर वाले की देन है। अब्बू जान का छोड़ा हुआ सपना मेरे शौहर ने पूरा कर दिया। सुनीता, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, क्या तुम एक गिलास पानी ला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लेकर आती हूँ। जैसे ही सुनीता पानी लेने के लिए रसोई घर में जाती है, सुषमा ढाबे की चाबी लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो जाकर वो चाबी अपने शौहर सुरेश को दे देती है। वाह भाग्यवान, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। अब सुबह होने से पहले ही हम उस उड़न खटोला को शुरू करके पहाड़ों के बीच में ही फंसा देंगे। ढाबे को शुरू करते ही हम उसमें से बाहर निकल जाएंगे। चलिए चलिए जल्दी, सुबह होने वाली है। सुरेश और सुषमा दोनों ही ढाबे की ओर निकल जाते हैं और यहाँ मोनू गहरी नींद में सो रहा होता है। उसे सपने में दिखाई देता है कि कोई उसे एक बार फिर पुकार रहा है। हर समय सोता रहता है। अम्मी, अम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आई। हाँ बेटा, वो तो दिख ही रहा है। तुम्हारी वजह से तुम्हारे ढाबे की चाबी को चुरा लिया गया और तुम्हें भनक भी नहीं है। हमेशा की तरह तुम अभी भी लापरवाह ही हो। आपकी डांट सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी बेटा, बहुत सो लिए, अब उठ जाओ। मोनू अपनी नींद से उठ जाता है और अपनी बीवी सुनीता को भी उठाता है। दूसरी ओर सुषमा और सुरेश ढाबे पर पहुंच जाते हैं। अब आएगा मजा। बहुत ढाबा उड़ाने का शौक था ना। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसे आसमान में उड़ा कर रख देंगे, फिर ना कोई इस पे चढ़ पाएगा और ना कोई इसे नीचे उतार पाएगा। सुरेश और सुषमा दोनों ढाबे पर चढ़ जाते हैं। चढ़ते ही दोनों में से किसी को भी ये पता नहीं चलता कि इसे शुरू कैसे करते हैं। तभी सुषमा को ढाबे पर एक अजीब सा यंत्र दिखाई देता है। अरे सुनिए, यहाँ पर एक हैंडल नामक कोई वस्तु है। शायद यही इसे उड़ाने का काम करती है। हाँ, शायद इसी से ये ढाबा उड़ता है। मैं इस हैंडल को ऊपर करता हूँ और फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। सुरेश हैंडल को ऊपर खींचता है, मगर वो ऊपर नहीं होता है। सुरेश अपना पूरा दम लगाकर उस हैंडल को ऊपर करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दम लगाता है, हैंडल टूट जाता है और ढाबा तेजी से आसमान में चला जाता है। अरे अरे, हमें तो नीचे उतरने का मौका ही नहीं मिला। इस ढाबे को नीचे उतारिए। कैसे उतारूं? ये हैंडल ही टूट गया है। अब हम नीचे कैसे जाएंगे? ये हमारे साथ क्या हो गया? ये सब हमारी गलती है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। जब वो दोनों बात कर रहे थे, वहाँ पर मोनू और सुनीता आ जाते हैं
और सुषमा उन्हें ढाबे से देख लेती है। बचाओ, बचाओ सुनीता, हमें बचाओ, हम इस उड़ने वाले ढाबे पर फंस चुके हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दो मोनू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों अपने इश्य में इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हारे ढाबे को बंद करने के लिए तुम्हारे घर में चोरी कर बैठे। बातें तो होती रहेंगी, पहले तुम्हें नीचे उतारते हैं। उस हैंडल को नीचे करो जिससे आसानी से तुम नीचे आ जाओगे। वो हैंडल मुझसे टूट गया है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। कोई बात नहीं, एक काम करो, ढाबे की चाबी बंद कर दो और बाहर आ जाओ, जिससे ढाबा अपने आप नीचे आ जाएगा। जैसे ही सुरेश चाबी बंद करता है, ढाबा नीचे आ जाता है। सुरेश और सुषमा दोनों ही मनु और उसकी बीवी सुनीता से माफी मांगते हैं, जिस पर मोनू उनसे कहता है, तुमने अपनी गलती मान ली, मैं उसी से खुश हूँ। आगे से सुरेश और सुषमा दोनों ही अपना ढाबा ईमानदारी और निष्ठा से चलाना शुरू कर देते हैं।